तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कारा को, जो आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रही है। उड़ते उड़ते वो खुद से बातें कर रही है कि मैं हमेशा से दुनिया को दिखाना चाहती थी कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और देखो आज मैं वो सब कुछ कर पा रही हूँ। कारा अपनी ही धुन में खोई हुई थी कि तभी अचानक उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ती है, जहाँ एक लाल रंग की लेजर लाइट चमक रही थी। जब वो चौंक कर इधर उधर देखती है तो उसे पता चलता है कि आसमान में एक हाईटेक ड्रोन उस पर लगातार नजर रखे हुए है। सुपर गर्ल तुरंत उस ड्रोन के पीछे लग जाती है, लेकिन वो ड्रोन कोई मामूली ड्रोन नहीं था। वो कारा की स्पीड को आसानी से मैच कर रहा था। सुपर गर्ल जितनी अपनी स्पीड बढ़ाती, ड्रोन भी उतनी ही तेजी से अपनी रफ्तार बढ़ा लेता। आखिरकार सुपर गर्ल अपने हीट विजन का इस्तेमाल करती है और एक जोरदार धमाके के साथ उसे हवा में ही उड़ा देती है। कारा उस ड्रोन के बचे खुचे पार्ट्स को समेटती है और सीधे डीईओ ऑफिस पहुंचती है। वो पार्ट्स को टेबल पर पटक कर हैंशॉ से गुस्से में पूछती है, आप मेरे ऊपर नजर क्यों रख रहे हैं? दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है, पर हैंशॉ साफ मना कर देता है कि ये हमारा ड्रोन नहीं है और हम तुम पर कोई नजर नहीं रख रहे हैं। तभी एलेक्स भी वहां आती है और ड्रोन के पार्ट्स को देखकर कहती है, ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी भी नहीं है, लेकिन आज के इंसानी हिसाब से ये बहुत ज्यादा एडवांस टेक है। ये सुनकर हैंशॉ परेशान हो जाता है और इसके बारे में गहराई से पता लगाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कारा के ऑफिस की तरफ, जहां उसे पता चलता है कि उसकी बॉस कैट ग्रांट ने मशहूर सीगल प्राइज अवार्ड जीत लिया है। कारा ये सुनकर बहुत खुश होती है और कैट ग्रांट को बधाई देने पहुंचती है, लेकिन अजीब बात ये थी कि कैट बिल्कुल खुश नहीं थी। वो कहती हैं, मैं ये प्राइज अटेंड करने नहीं जा रही हूँ। जब कारा इसकी वजह पूछती है तो कैट बताती हैं कि उनके बेटे कार्टर की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। कारा तुरंत मौका संभालती है और कहती है, अगर आप चाहें तो कार्टर की देखभाल मैं कर सकती हूँ। कैट हैरान होकर पूछती हैं, इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? कारा मुस्कुराकर कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर ये अवार्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो ये मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कैट मान जाती हैं और कारा को कार्टर के बारे में सब कुछ समझा देती हैं। अब हमें दिखाया जाता है लूसी लेन और जिमी ओल्सन को, जो आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी वहां कारा आ जाती है। जेम्स कारा से कहता है, लूसी हर फील्ड में जीतना चाहती है, चाहे वो प्यार हो, कोई बहस हो या कोई केस, और अब वो मुझे जीतना चाहती है। कारा चौंक कर पूछती है, क्या तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया? ओल्सन उदास होकर बताता है कि लूसी को अपने करियर पर फोकस करना था और वो मुझे अपने काम में एक डिस्ट्रैक्शन समझती थी, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। अभी उनकी ये बात चल ही रही थी कि अचानक पूरी जमीन जोर से हिलने लगती है। कारा तुरंत अपने एक्सरे विजन से दूर देखती है तो पता चलता है कि शहर में एक भयानक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। वहां का सीन सच में डरावना था। लोग चिल्लाते हुए बिल्डिंग से बाहर भाग रहे थे और एक पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरने वाली थी। तभी वहां मसीहा बनकर आती है सुपर गर्ल। वो उस गिरती हुई भारी भरकम बिल्डिंग को अपने हाथों पर उठा लेती है, लेकिन तभी बिल्डिंग के अंदर का जो लोहे का ढांचा था वो भारी वजन की वजह से टूटने लगता है। ये देखकर सुपर गर्ल तुरंत अपने हीट विजन का इस्तेमाल करती है और पलक झपकते ही उन लोहे के सरियों को आपस में वेल्ड कर देती है। ये देखकर वहां खड़ी भीड़ खुशी से झूम उठती है और सुपर गर्ल के लिए जोरदार तालियां बजाने लगती है। पर ट्विस्ट ये था कि यहाँ भी एक ड्रोन छुपकर सुपर गर्ल की इस पूरी ताकत पर नजर रखे हुए था। इस हादसे के बाद सुपर गर्ल दोबारा डीईओ ऑफिस पहुंचती है। वहां एलेक्स एक बड़ा खुलासा करती है। वो बताती है कि जो ड्रोन के पार्ट्स हमें मिले थे और इस बॉम्ब के जो पार्टिकल्स मिले हैं, दोनों को बनाने में एक ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है और पूरे शहर में ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी सिर्फ एक ही इंसान के पास है, मैक्सवेल लॉर्ड। इसका सीधा मतलब था कि जो आदमी कारा पर नजर रख रहा था उसी ने ये बॉम्ब प्लांट किया था। हैंशॉ कहता है, तब तो हमें मैक्सवेल से मिलना ही होगा, पर कारा उन्हें रोकती है और कहती है, लेकिन आप अपनी डीईओ एजेंसी की मदद से इसमें दखल नहीं दे सकते, क्योंकि डीईओ सिर्फ एलियन एक्टिविटी के लिए है। तब एलेक्स मुस्कुराती है और अपना डीईओ आईडी कार्ड निकालकर उसे एक एफबीआई आईडी में बदल देती है और कहती है, ऐसे। इसके बाद दोनों बहनें रास्ते में लूसी और जिमी के बारे में बात कर रही होती हैं। तभी कारा के फोन पर कैट ग्रांट का कॉल आता है। कैट पूछती हैं कि कार्टर कैसा है? तब जाकर कारा को अचानक याद आता है कि वो तो कार्टर को स्कूल से पिकअप करना ही भूल गई थी। कारा सुपर स्पीड से भागती हुई कार्टर के पास पहुंचती है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि मेरा नाम कारा है और मैं तुम्हारी मॉम के ऑफिस में काम करती हूँ। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है, लेकिन कार्टर बहुत शर्मीला था, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता। अब सीन शिफ्ट होता है लॉर्ड टेक्नोलॉजी की तरफ, जहाँ मैक्सवेल लॉर्ड एलेक्स और हैंशॉ के सामने ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ, ये टेक्नोलॉजी मेरी ही है, पर ये आप लोगों को कहाँ से मिली? हैंशॉ बताते हैं कि ये कल हुए बॉम्ब ब्लास्ट की जगह से मिली है। इस पर मैक्सवेल कहता है, हम लोग बॉम्ब नहीं बनाते, ऐसा लगता है कि कोई मुझे और मेरी कंपनी को टारगेट कर रहा है, जो कि मैं दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन डेवलप कर रहा हूँ। एलेक्स कहती है कि अगर आपकी कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने ऐसा किया है तो आपको सुरक्षा की जरूरत है।
इसी बीच टीवी पर न्यूज आती है कि मैक्सवेल लॉर्ड आज रात ही इस सुपरफास्ट ट्रेन को लॉन्च करने जा रहे हैं। यहाँ कारा कार्टर का ख्याल रख रही होती है। तभी कार्टर टीवी पर सुपर गर्ल को देखकर बहुत खुश होता है। कारा शरारत से पूछती है, क्या तुम्हें सुपर गर्ल पसंद है? क्या उस पर तुम्हारा क्रश है? कार्टर शर्माते हुए कहता है, वो बहुत कूल है। वो रिएक्ट्रॉन से लड़ी जिसे सुपरमैन भी नहीं हरा पाया था, और आज उसने कितनी बड़ी बिल्डिंग गिरने से बचाई। काश मैं उससे एक बार मिल पाता। तभी वहां मौजूद विन एक्साइटेड होकर बोल पड़ता है, मैं उसे जानता हूँ। लेकिन कारा तुरंत उसे आंखें दिखाती है और मना करती है, जिसके बाद विन बात को संभालते हुए बदल देता है। दूसरी तरफ जिमी ओल्सन को दिखाया जाता है, जो गुस्से में स्टेपलर पर अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा होता है। कारा उसके पास जाकर उसे समझाती है और कहती है, तुम्हें अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके सिर्फ अपने काम पर फोकस करना होगा। अब दोबारा सीन लॉर्ड टेक्नोलॉजी पर आता है। एलेक्स और मैक्सवेल ट्रेन से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं। बातचीत में पता चलता है कि मैक्सवेल लॉर्ड किसी पर भी भरोसा नहीं करता, न किसी सुपर हीरो पर और ना ही सरकार पर। तभी मैक्सवेल की असिस्टेंट पॉलिना उन्हें नीचे बुलाती है। जब वो नीचे जाते हैं तो वहां सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां एक टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा था। एलेक्स तुरंत सबको वहां से बाहर निकलने को कहती है। मैक्सवेल अपनी ही टेक्नोलॉजी को देखकर दंग रह जाता है कि कोई उसकी ही चीज से उसे मारना चाहता है। वो कहता है, खैर मुझे पता है कि कौन सा वायर काटना है। लेकिन जैसे ही वो वायर काटता है, टाइमर कुछ सेकंड के लिए तो रुकता है, पर उसके बाद काउंटडाउन और भी तेजी से भागने लगता है। अब कोई और रास्ता न देखकर एलेक्स तुरंत कारा को कॉल करती है और कहती है, मैं लॉर्ड टेक्नोलॉजी में हूँ और यहाँ कुछ ही मिनटों में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। ये सुनते ही कारा कार्टर से एक बहाना बनाती है और उसे विन के पास छोड़कर कहती है, तुम्हें कार्टर का ख्याल रखना होगा। विन चिल्लाता रह जाता है कि मैं किसी बच्चे को नहीं संभाल सकता, पर तब तक कारा वहां से गायब हो चुकी होती है। सुपर गर्ल जैसे ही लॉर्ड टेक्नोलॉजी पहुंचती है, एलेक्स कहती है, ये बॉम्ब किसी भी वक्त फट सकता है, इसे शहर से दूर ले जाओ। सुपर गर्ल बिना वक्त गवाए उस बॉम्ब को उठाती है और आसमान में उड़ जाती है। वो मैक 2 की तूफानी स्पीड से ओशन की तरफ बढ़ती है। समय बहुत कम था, इसलिए हैंडशॉ उसे रेडियो पर चिल्लाकर बोलता है, इसे आसमान में और ऊपर फेंक दो। कारा ऐसा ही करती है, पर बॉम्ब को फेंकते ही एक जोरदार धमाका होता है। उस ब्लास्ट का शॉक वेव इतना तगड़ा था कि सुपर गर्ल हवा में ही बेहोश हो जाती है और सीधे समंदर में गिर पड़ती है। अगले सीन में कारा की आंखें डीईओ ऑफिस के मेडिकल रूम में खुलती हैं। वहां हैंशॉ उसे बताता है कि मैक्स लैब पर जो बॉम्ब मिला था, उसके पीछे उसी लैब के एक पूर्व एम्प्लॉय का हाथ था, जिसका नाम ईथन नॉक्स है। इस आदमी ने 6 महीने पहले ही ये लैब छोड़ी थी। कारा तुरंत उसे पकड़ने के लिए उठती है, पर एलेक्स उसे रोक लेती है कि तुम्हें अभी आराम की जरूरत है, तुम्हारी बॉडी अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई है। इसके बाद हमें विन और कार्टर को दिखाया जाता है, जहां दोनों वीडियो गेम खेलते हुए काफी खुश नजर आ रहे होते हैं। फिर सीन आता है एक रेस्टोरेंट का, जहां कारा और लूसी लेन आमने सामने बैठी होती हैं। लूसी वहां जिमी के बारे में बात करते हुए एक बड़ा राज खोलती है। वो कहती है, मैंने कभी जिमी को नहीं छोड़ा, बल्कि उसने खुद मुझे छोड़ दिया। उसने अपने काम को मेरी जगह प्रायोरिटी दी, जिसके बाद मैंने भी अपने करियर को आगे रखा। और ये सब सुपरमैन की वजह से हुआ, क्योंकि जिमी सुपरमैन का दोस्त है और वो अपनी लाइफ को इतना प्राइवेट रखता था कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था। इधर लॉर्ड टेक्नोलॉजी में मैक्सवेल और एलेक्स ईथन नॉक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। एलेक्स बताती है कि ईथन की वाइफ ने उसे डिवोर्स दे दिया है और उसकी बेटी बहुत बीमार है और वो इस सब का जिम्मेदार तुम्हें मानता है, इसलिए तुम्हें आज रात का ये सुपर ट्रेन इवेंट रोक देना चाहिए। लेकिन मैक्सवेल को किसी की जान की कोई परवाह नहीं थी। वो इवेंट कैंसिल करने से मना कर देता है। तभी एलेक्स कहती है, मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है मैक्सवेल, तुम्हारे पेरेंट्स ने बायो वेपन के खिलाफ एक वैक्सीन बनाई थी। इस पर मैक्सवेल का दर्द बाहर आता है और वो गुस्से में कहता है, हाँ, पर सरकार ने उन्हें जो रिसोर्सेज और सूट दिए थे वो घटिया थे। वायरस उनके सूट के अंदर चला गया और उनके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए। मेरे पेरेंट्स की मौत की जिम्मेदार ये सरकार है। अब जाकर हमें समझ आता है कि मैक्सवेल सरकार से इतनी नफरत क्यों करता है। दूसरी तरफ कारा जिमी ओल्सन के पास जाती है और लूसी से हुई बातचीत के बारे में बताती है कि वो आज भी तुमसे प्यार करती है। पर जिमी कहता है, मैं अब उस सब को पीछे छोड़ चुका हूँ और दोबारा मुड़कर नहीं देखना चाहता। बातचीत खत्म कर कारा लंच लेकर कार्टर के पास चली जाती है। रात का समय होता है। लूसी जिमी के पास आती है और कहती है, मैं आज मेट्रोपोलिस वापस जा रही हूँ। दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। वही सुपरमैन का बहाना, करियर का बिखेमा। लेकिन इस बहस के आखिर में दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि मैंने हमेशा तुम्हारा बेस्ट ही चाहा है, और लूसी वहां से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है विन पर। विन अचानक देखता है कि कार्टर अपनी जगह पर नहीं है। वो न्यूज चैनल देखता है तो उसे समझ आता है कि कार्टर तो सुपर गर्ल से मिलने के चक्कर में सुपर ट्रेन के लॉन्चिंग इवेंट पर पहुंच गया है। सुपर ट्रेन के पास पैसेंजर्स अंदर जा रहे होते हैं। सुपर गर्ल
आसमान से अपने एक्सरे विजन से ट्रेन के अंदर बॉम्ब खोजने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी डीईओ को पता चलता है कि बॉम्ब असल में लॉर्ड एयर टर्मिनल के पास प्लांट किया गया है और सुपरगर्ल तुरंत उस तरफ मुड़ जाती है। ट्रेन के पास कार्टर बिना टिकट के अंदर जाने की कोशिश करता है तो गार्ड उसे रोक देती है, लेकिन मैक्सवेल लॉर्ड ये देख लेता है और कार्टर को अपने साथ वीआईपी गेस्ट बनाकर ट्रेन के अंदर ले जाता है। तभी विन वहां पहुंचता है, पर उसे गार्ड्स रोक लेते हैं। तभी विन की नजर भीड़ में ईथन नॉक्स पर पड़ती है, जो उसी ट्रेन के अंदर जा रहा था। विन तुरंत कारा को कॉल करता है। कारा, मैंने अभी अभी बॉम्बर को इसी ट्रेन के अंदर जाते देखा है। कारा के होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब एक साथ 2 जगहों पर बॉम्ब है। विन ये भी बताता है कि कार्टर भी उसी ट्रेन के अंदर है। अब सुपरगर्ल एक वक्त पर 2 जगहों पर नहीं हो सकती थी, इसलिए वो अपनी टीम पर भरोसा करती है और कहती है, मैं ट्रेन वाले बॉम्ब को संभालती हूँ। हैंशॉ, आप लोग एयर टर्मिनल वाले बॉम्ब को देखिए। जब जिमी ओल्सन को पता चलता है कि एयर टर्मिनल पर बॉम्ब है, तो वो लूसी की जान बचाने के लिए पागलों की तरह उस तरफ भागता है। सुपरगर्ल उड़कर सीधे चलती हुई सुपरफास्ट ट्रेन के अंदर घुस जाती है। कार्टर सामने सुपरगर्ल को देखकर खुशी से पागल हो जाता है। कारा तुरंत मैक्सवेल लॉर्ड के पास जाती है और कहती है, ईथन नॉक्स इसी ट्रेन में है, इस ट्रेन को अभी के अभी रोको। पर मैक्सवेल कहता है, ये मुमकिन नहीं है, ये ट्रेन पूरी तरह ऑटोमेटेड है और ये सीधे अपने डेस्टिनेशन पर ही रुकेगी। तब कारा चिल्लाकर कहती है, तो फिर सब पैसेंजर्स को लेकर ट्रेन के सबसे पिछले हिस्से में चले जाओ। कारा अपने विजन से देखती है कि ईथन नॉक्स सुसाइड बॉम्ब पहनकर ट्रेन के इंजन की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ डीओ की टीम एयर टर्मिनल पहुंचती है। वहां जिमी ओल्सन भी पहुंच जाता है और जैसे ही वो लूसी को सेफली बाहर निकलते देखता है, वो दौड़कर उसे गले से लगा लेता है। लेकिन टर्मिनल के अंदर हैंशॉ और एलेक्स बॉम्ब के सामने खड़े थे। बॉम्ब इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसे डिफ्यूज कैसे करें। तभी हैंशॉ एक बड़ा फैसला लेता है और एलेक्स से कहता है, तुम बाकी सबको लेकर यहाँ से बाहर निकलो, ये मेरा ऑर्डर है। एलेक्स पहले तो मना करती है, पर हैंशॉ की कड़क आवाज सुनकर उसे जाना पड़ता है। जैसे ही सब बाहर जाते हैं, हैंशॉ अपनी असली एलियन पावर का इस्तेमाल करता है। उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं और वो अपनी सुपर स्ट्रेंथ से बॉम्ब के अंदर कुछ करता है। कुछ देर बाद जब वो बाहर आता है तो बॉम्ब डिफ्यूज हो चुका था और लोग तालियां बजा रहे होते हैं। एलेक्स जब बॉम्ब के बारे में पूछती है तो हैंशॉ झूठ बोल देता है कि वो एक नकली बॉम्ब था, हमें असली बॉम्ब यानी ट्रेन पर ध्यान देना होगा। अब वापस आते हैं ट्रेन के सीन पर, जहां सुपरगर्ल आखिरकार ईथन नॉक्स के सामने पहुंच जाती है। नॉक्स के हाथ में ट्रिगर था। वो चिल्लाकर कहता है, ये बॉम्ब एल्टीमीटर पर सेट है, अगर तुमने मुझे यहाँ से हिलाने या कहीं ले जाने की कोशिश की तो ये तुरंत फट जाएगा। कारा हाथ जोड़कर उसे समझाने की कोशिश करती है, प्लीज ईथन, इसे डीएक्टिवेट कर दो, अपनी मासूम बेटी के बारे में सोचो। ईथन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहता है, मैं ये सब अपनी बेटी के इलाज के लिए ही तो कर रहा हूँ। सुपरगर्ल कहती है, तुम्हें इसके लिए इतने बेकसूर लोगों को मारने की जरूरत नहीं है। ईथन नॉक्स भावुक हो जाता है। वो कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, पर उन लोगों को तुम बचाओगी। और ये कहते ही वो बॉम्ब का 30 सेकंड का काउंटडाउन ऑन कर देता है। समय रेत की तरह फिसल रहा था। सुपरगर्ल तुरंत अपने हीट विजन से उस कोच के जॉइंट्स पर हमला करती है। लोहा पिघल जाता है और ईथन वाला इंजन का हिस्सा पैसेंजर्स वाले डिब्बे से अलग हो जाता है। इसके बाद सुपरगर्ल पटरी पर आकर अपनी पूरी ताकत से उस पैसेंजर ट्रेन को रोकने में लग जाती है। उसके पैर पटरियों को चीरते हुए जा रहे होते हैं और आखिरकार वो ट्रेन को रोक लेती है। और ठीक उसी पल कुछ दूरी पर ईथन नॉक्स वाला डिब्बा एक भयानक धमाके के साथ चिथड़े चिथड़े हो जाता है। इस खौफनाक हादसे के बाद दोबारा डीईओ ऑफिस का सीन आता है। एलेक्स कारा से कहती है, हैंक ने कहा था कि एयर टर्मिनल वाला बॉम्ब नकली था, पर सच कहूं तो वो नकली लग नहीं रहा था। इस पर कारा कहती है, बात सिर्फ वो नहीं है एलेक्स, कोई भी पिता खुद को मारकर अपनी बेटी की मदद कैसे कर सकता है। ट्रेन में ईथन कोई पागल विलन नहीं लग रहा था, वो बहुत उदास और मजबूर था। अगले दिन कैट ग्रांट के ऑफिस में कार्टर और कैट आपस में बातें कर रहे होते हैं। कार्टर अब पहले से बहुत कम शर्मीला था और अपनी मॉम के साथ जोक्स भी क्रैक कर रहा था। वो बहुत खुश था। जब कार्टर स्कूल चला जाता है तो कारा कैट से माफी मांगती है कि आई एम सो सॉरी, मेरा ध्यान भटक गया था और मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब ट्रेन में पहुंच गया। पर कैट इस बार गुस्सा नहीं होती, बल्कि रिलैक्स रहती हैं। तभी टीवी पर मैक्सवेल लॉर्ड की एक स्पीच आती है। उस स्पीच को सुनते ही कारा के दिमाग की बत्ती जलती है और उसे समझ आ जाता है कि इस पूरे खेल के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है। कारा सीधे मैक्सवेल लॉर्ड के कैबिन में घुसती है। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू होती है और यहाँ सामने आता है इस एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट। इस पूरी साजिश के पीछे खुद मैक्सवेल लॉर्ड था। उसी ने ईथन नॉक्स को सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए मजबूर किया था और वादा किया था कि अगर वो ऐसा करेगा तो मैक्सवेल उसकी बीमार बेटी के इलाज का पूरा खर्च उठाएगा।
इसीलिए अपनी बेटी की जिंदगी के लिए ईथेन ने खुद को उड़ा लिया। मैक्सवेल लॉर्ड एक शैतानी मुस्कान के साथ कारा से कहता है, मैं तो बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था। पहला ड्रोन तुम्हारी फुर्ती चेक करने के लिए था, दूसरा बॉम्ब तुम्हारी ताकत को नापने के लिए। और इस पूरे टेस्ट से मुझे ये पता चल गया कि तुम इनविंसिबल नहीं हो। और हाँ, उस ट्रेन में कोई ऐसा था जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा फिक्र थी। और जिस दिन मुझे ये पता चल गया कि वो कौन था, मुझे पता चल जाएगा कि असल में तुम कौन हो। कारा उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, भले ही इस दुनिया को ना पता हो कि तुम उन्हें बेवकूफ बना रहे हो, पर मुझे सब पता चल चुका है और अब से मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी। और इसी दमदार डायलॉग के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और धमाकेदार और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।